चलो ये 60 मिनट का अपना टाइमर लग चुका। 60 मिनट में अपन को 60 मिनट के टाइमर में अपन को क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर करना है क्लोज। ये प्लस थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर प्लस हीट ऑफ ट्रांसफर, सारे के सारे चैप्टर क्लोज करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। देख, अपन ने टेम्परेचर के बारे में कल देख लिया था। टेम्परेचर क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, हीट टेम्परेचर फ्लो नहीं करता, हीट फ्लो करता है, इसका स्केल देख लिया अलग अलग, है ना। छोटा बड़ा थर्मोमीटर कैसे बनता है वो देख लिया, एक्सपेंशन देख लिया, उनका अलग अलग रिलेशन देख लिया, गामा बीटा अल्फा बीटा गामा का, है ना। बायोमेट्रिक स्टेप देख ली, सारी कहानी देखी। अब अपन यहाँ से टाइम पीरियड से लेकर शुरू करेंगे। कैलोरीमेट्री पूरा देखेंगे, कैलोरीमेट्री के फॉर्मूलेस, उनके सवाल देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे क्या हो रहा है कहानी, आखिर क्या करते हैं। कुछ फॉर्मूले देखेंगे, याद नहीं भी होंगे तो चलेगा, है ना। फिर हीट ट्रांसफ़र का कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उनके फॉर्मूले, उनके कंसेप्ट, सारी कहानी देखेंगे। ख़त्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पेज और 6 पेज, 6 पेज हैं पूरे, सही से देख लें, 1 घंटे में हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। रिज्यूम कर लेते हैं, 10 मिनट में 1 पेज करना है, करेंगे तब भी हो जाएगा, बहुत आसान है मतलब। हाँ चलो पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम क्लॉक की। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है, एक टेम्परेचर अगर बढ़ाओगी तो क्लॉक स्लो हो जाएगी और टाइम लॉस करेगी। जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें, इसके टेम्परेचर के बढ़ाने से लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड कम हो जाता है। लेकिन क्यों, 2π/L/G होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर लेंथ बढ़ जाती, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर लेंथ बढ़ जाती तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता, और इसका टाइम पीरियड बढ़ने से, हाँ इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता। पर ये समझो कि इस क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ने से एक्चुअल क्लॉक जो है स्लो हो रही है, टाइम पीरियड बढ़ने से देर में वापस आएगी। एक्चुअल क्लॉक जो है स्लो हो रही है, और स्लो होने की वजह से उसका टाइम लॉस हो रहा है। ठीक, इसलिए जो है अपन को दिक्कत होगी, है ना। तो अपन अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से करेंगे क्या। अपन इसको अपन नीचे ले जाएंगे पेंडुलम। अभी कहानी ध्यान रखना हमेशा के लिए। ऐसे भी हो सकती है। अब देख, अब समझ में आ रही है वाली कहानी, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। हाँ पहले अपन देख चुके हैं ये सब कहानी, ऑब्वियस सी बात है, अभी तो अपन देख पा रहे हैं जल्दी जल्दी। क्या होगा, टाइम पीरियड, टेम्परेचर बढ़ेगा, टाइम क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगी, टाइम लॉस हो जाएगा। टाइम अब टेम्परेचर कम करने पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्लॉक फास्ट हो जाएगी, एंड टाइम अपन को बचेगा, अपना टाइम गेन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम दिखाएगी घड़ी। लॉस और गेन अपन को निकालना है टाइम में, तो कैसे निकालें, डेल्टा T/T, टाइम पीरियड की वजह से डेल्टा T/T हाफ डेल्टा L/L, या डेल्टा L/L क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी। ये कौन सा है, एक्सपेंशन वाला है, डेल्टा L/L एक्सपेंशन वाला, अल्फ़ा डेल्टा टी और एक्सपेंशन वाला है। तो एक्सपेंशन से अपन रिलेट कर दिया कहीं ना कहीं, टाइम पीरियड के फॉर्मूले को एक्सपेंशन से रिलेट कर दिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था जो एक्चुअली में 2π/L/G, उसमें से अपन ने निकाला डेल्टा T/T हाफ डेल्टा L/L। फिर अपन डेल्टा L/L को निकाल कर अल्फ़ा डेल्टा थीटा कर दिया, जो कि अल्फ़ा डेल्टा टी है। ठीक है, इसको सिंपल टी से बता दो, अभी ऐसा बता दो। ठीक, तो ये हुई कहानी ख़त्म। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब सही है। वही चीज़ लिख ली मैंने बनाई है। वेरिएशन ऑफ द लेंथ, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे वैरी करी, अगेन वही सेम जो अपन अभी तक करते आ रहे थे, पर डेंसिटी में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है।
अपन अभी तक करते आ रहे थे, रामलाल वाला फॉर्मूला बनाया था मैंने कि R बराबर R0 वन प्लस चोमू डेल्टा टी, चोमू डेल्टा टी। डेंसिटी में क्या जाता है, माइनस आ जाता है, रो में माइनस आता है। ठीक, रो में क्या आता है, माइनस आता है। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देख, वाटर का एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, इस समझ में आ गया। रो का तो रो में माइनस आता है, ध्यान रखेंगे, ये वाला टाइम पीरियड की बात कहानी पर देख ली। अब चलो अपन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पे। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम सबसे कम हो जाता है सिकुड़ के, वॉल्यूम कम हो गया सिकुड़ के, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस में ऐसा कुछ होता है। अब एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एपरेंट क्या होता है देख, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने समझी थी सब जब लेक्चर देखा है तभी ये काम किया, अदरवाइज काम का नहीं होता। देख, तो मैंने बताया था कि जो एपरेंट है, गामा एपरेंट, वो क्या होगा, वो रियल माइनस गामा कॉन्टेनर, गामा रियल माइनस गामा कॉन्टेनर भी तो उसको करता है ना। हाँ, तो अब ये बात है कि लीनियर एक्सपेंशन होता है और सरफेस एक्सपेंशन होता है, नहीं सॉरी लिक्विड का एक्सपेंशन और सॉलिड का एक्सपेंशन होता है। अगर लिक्विड का एक्सपेंशन सॉलिड के एक्सपेंशन के बराबर है, दोनों बराबर है, तो जो एक्सपेंशन है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा ही नहीं। अगर वो होगा ही नहीं तो लेवल जो है पानी का चेंज नहीं होगा, दोनों एक ही बराबर एक्सपेंड हो रहे हैं, पानी भी और बर्तन भी, चेंज ही नहीं होगा लेवल। लेकिन अगर लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा तो लेवल बढ़ जाएगा, और अगर लिक्विड कम एक्सपेंड हो पाया, बर्तन ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, तो लिक्विड कहाँ काटेगा, चला नीचे चला जाएगा। सिंपल सा है तो पूरी कहानी कैसी है, लॉजिकल है। लॉजिकल है, इसमें क्या करना है अपन को, जो एक्सपेंड होगा बड़ा हो जाएगा, लॉजिकल एक्सपेंड हो बड़ा हो जाएगा अपने आप। जब बड़ा हो जाएगा दिखता है कि लिक्विड फैल रहा है, कि लिक्विड नीचे तैर रहा है, कि लिक्विड क्या कर रहा है, अपने आप समझ में आ जाएगा। है ना, चलो ये आगे बढ़ो। एंड इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन अपरेंट वेट, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन अपरेंट वेट, 2 मिनट बचे इस पेज के लिए अपने पास। इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन अपरेंट वेट इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन अपरेंट वेट इन लिक्विड। अब देख, अपरेंट वेट की बात चलती है, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑन अपरेंट वेट, एक्सपेंशन का अपरेंट वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देख, नॉर्मल क्या होता है, एम जी में से रो वी जी माइनस कर देंगे अपन, क्योंकि रो वी जी ऊपर तरफ लगता है ना, नॉर्मल एम जी तो लगता है नॉर्मल, लेकिन रो वी जी ऊपर की तरफ लग रहा है, बैलेंस फोर्स को सपोर्ट करेगा, है ना, नॉर्मल को ही सपोर्ट करेगा, तो नॉर्मल को पुश तो कर नहीं रहा, सपोर्ट ही कर रहा है, तो कम कर देगा, मतलब ये फोर्स है ना, रो वी जी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नॉर्मल कम करता है। हाँ, ये तो पता है तुमको। अब लिक्विड का और इसका एक्सपेंशन सेम है, तो नॉर्मल सेम ही रहेगा, लेकिन लिक्विड का एक्सपेंशन जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वो कम है, सॉलिड का ज़्यादा है। तो अगर गर्म मतलब ये हो रहा है कि भाई ये जो लिक्विड है वो ज़्यादा फैल रहा है ना, अगर लिक्विड ज़्यादा फैला तो ये ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाया तो ज़्यादा नॉर्मल डिक्रीज कर देगा। पर अगर सॉलिड डोमिनेट हो जाए, नहीं सॉलिड ज़्यादा फैल जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
वॉल्यूम बढ़ने से नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का होता है। और अगर रो और सर गामा बढ़ जाए, ये कम हो जाए, ये कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर सॉलिड कम होगा, सॉलिड का गामा कम होगा, सॉलिड का वॉल्यूम भी कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ये नॉर्मल इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एम डी डोमिनेट करेगा। समझो मेरी बात ध्यान से, एक बार समझा दे रहा, कहानी खत्म। देख ध्यान सुनना, पूरा ध्यान लगा के सुनना, देख ध्यान सुनना। इसे देखो, यहाँ तो मैं लिखेगा नहीं, मैं यहाँ बता दे रहा। एन बराबर होता है एम जी माइनस रो एल वी एस जी। एक बात बता मुझे, ये एस दिख रहा है सॉलिड का है, हाँ। अगर मान लो एक्सपेंड जो सॉलिड है वो एक्सपेंड हुआ, सॉलिड क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, अब इसी बात है, सॉलिड अगर एक्सपेंड हुआ तो वी एस जो है वो बढ़ेगा। वी एस बढ़ने से ये जो टर्म है वो बढ़ेगा और नॉर्मल में से घट जाएगा, यानी नॉर्मल वी एस बढ़ने से नॉर्मल घट जाएगा, तो नॉर्मल घट जाएगा। तो ये तो बताया गया था यहाँ, देख देख नॉर्मल घट जाएगा, वी एस बढ़ जाएगा, और नॉर्मल इंक्रीज, वी एस डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर ये गलत लिखा है यहाँ मेरी जी में, तो मेरी जी में भी कुछ गलतियाँ हैं भैया, ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ हैं, ये देख गलती है, मतलब लॉजिकली अपन को पता है मिसप्रिंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तो अपन को रिवीजन करने के लिए मिल रहा है बहुत है। ये लिख दिया मैंने सारी कहानी। इसको ध्यान रख लेना, बस खत्म हो जाएगा। राम 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 हो जाएगा। राम 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 राम। चलो, अरे यार ये क्या, चलो अब अपन चलते हैं कहाँ, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात चल रही है। ये क्या बोल रहा है, वो रोटेशन के क्या इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग चीज़ों पे इफेक्ट देख रहे हैं। पहले अपन ने देख लिया था नॉर्मल पर इफेक्ट देख लिया है ना, अपन ने नॉर्मल पे इफेक्ट देख ही लिया। अपन ने एक्सपेंशन पे इफेक्ट, एक्सपेंशन का वॉल्यूम पे इफेक्ट देख लिया, वो पानी में क्या होगा, लेवल लिक्विड के लेवल देख लिया अपन ने, मतलब नॉर्मल पे इफेक्ट देख लिया। अब अपन देख रहे हैं रोटेशन पर इफेक्ट। देख एक फॉर्मूला है, इसमें भी सबसे बढ़िया, इसमें तो माइनस तो आ ही रहा है, पर इसमें देखना 2 अल्फा डेल्टा टी। भाई अलग अलग ज़माने के फॉर्मूला अलग अलग होता है। इसमें ओमेगा बराबर ओमेगा 1 में क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा डेल्टा टी। भाई 2 आ रहा है इसमें तो, है ना, तो इसमें तो क्या डेंसिटी में देखिए आता है, माइनस आता है डेंसिटी में, यहाँ पे तो माइनस भी आ रहा है प्लस 2 भी आ रहा है ऊपर से। अलग ही लीला है यहाँ पे तो, कुछ अलग ही लीला है, अगल ही लीला है, अगल ही लीला है, अगल ही लीला। चलो तो ध्यान से देखना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ेगा, और ये टर्म बढ़ गया तो गामा में से कम हो जाएगा, यानी गामा 2 जो कम हो जाएगा, तो गामा कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से गामा कम होता है, तो रोटेशनल स्पीड जो है वो बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, घूमने की स्पीड कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर और ये शिट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो
अब चलते हैं कहाँ, मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या होता है, ओनली वन टाइप विल बी आस्क्ड। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मीटर स्केल का आ गया, बहुत वैरायटी है इस चैप्टर में, इसलिए तुमने बोला था। मीटर स्केल का क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, ओनली वन टाइप विल बी आस्क्ड। कैसे, एक बार बता, ध्यान सुनना। एक्सपेंशन पर बेस्ड हैं सारे प्रॉब्लम्स। तो पहले अपन ने कौन कौन से एक्सपेंशन प्रॉब्लम बेस्ड देख लिए, देख मैंने बताऊँ। पानी में अगर सॉलिड पड़ा हो, पानी में क्या पड़ा हो, सॉलिड पड़ा हो, उसका प्रॉब्लम देखा अपन ने। एक्सपेंशन पर बेस्ड टाइम पीरियड का प्रॉब्लम देखा अपन ने। लिक्विड में नॉर्मल का केस देख लिया अपन ने। मीटर स्केल का केस तो देखेंगे अपन, रोटेशन मोशन वाला केस देख लिया, ओमेगा वाला केस देख लिया। एंड फिफ्थ केस आया है अपने पास अभी, जो कि मीटर स्केल का है। इसके पहले बायोमेट्रिक स्लिप भी आया था। यानी सब एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन है, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो बस यही सब केसेस होते हैं जो चैप्टर को बनाते हैं, और कुछ तो है नहीं अलग से। चलो चैप्टर अपने हाथ में हो जाएगा भाई, कुछ भी सारे चैप्टर अपने हाथ में आ सकते हैं। चलो भैया देखो जल्दी से, मैं चाहता भी हूँ। ट्रू लेंथ पे हम बात करते हैं। ट्रू लेंथ अगर मान लो रॉड की है अपने पास, ठीक है, तो ट्रू लेंथ ऑफ रॉड क्या होगी, रीडिंग जो अपन लेंगे वो, और जितना एक्सपेंशन हो चुका होगा। एक बात बता, एक्सपेंशन क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। मान लो ये बढ़ गई है, ट्रू लेंथ ऑफ रॉड निकालना है अपने को, ट्रू लेंथ ऑफ रॉड निकालना है। तो रॉड तेरे पास है मान लो 5 मीटर की, और तेरा जो स्केल है वो 15 मीटर का है। तूने 15 मीटर के स्केल से 5 मीटर की रॉड को नाप लिया। फिर तू एक और स्केल के पास आया, एक और स्केल तू लेकर आया बाज़ार से, एक और स्केल लेकर आया, मान लो ये वाला स्केल लेकर आया तू, है ना। अब इस स्केल से नापेंगे। अब ये स्केल गर्मी के मारे थोड़ा पनहर चुका था। इससे नापा क्योंकि ये लंबा हो चुका था, रीडिंग भी इसमें दूर दूर हो गई होंगी, है ना। इससे नापा तो रीडिंग आई सिर्फ 4 मीटर का स्केल बचा तेरा। तूने कहा यार मेरे 4 मीटर का स्केल है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ होगा, जो स्केल है वही लंबा हो गया होगा, है ना। उसकी रीडिंग दूर दूर हो गई होंगी, और जो 5 मीटर की स्केल को भी कितना नाप रहा है, वो 4 मीटर नाप रहा है। तू कहेगा यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा करूँ, रॉड क्लियर लेंथ निकालनी है मुझे, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ, 4 मीटर रीडिंग लिए वो प्लस कर लेता हूँ, किससे, जितना स्केल कौन फैला हुआ है उससे। तो फैला कितना है, डेल्टा एल फैला है, डेल्टा एल प्लस कर लेता हूँ, तो मेरा सही आंसर आ जाएगा 5 मीटर। ये आ गया। तो एक क्यों डेल्टा एल, एक बात और है लेकिन अभी, डेल्टा एल तो पूरा स्केल जितना फैला है उतना आएगा। हाँ तो उतना अगर अपन प्लस कर लें तो अपना स्केल सही हो जाएगा स्केल, और स्केल सही होने के बाद रीडिंग 4 मीटर प्लस हो जाएगी। सही बात है, तो ये काम करना पड़ेगा। तो अपन यही ध्यान रखेंगे, सिद्धांत को कर लेंगे सॉल्व, ठीक। तो उनके बोले रीडिंग से डेल्टा एल को प्लस ऐड कर दो, रीडिंग से डेल्टा एल को ऐड कर दो। ठीक, आगे से मत करो, आगे बढ़ जाओ। चलो अब कैलोरीमेट्री चलते हैं। मैंने 20 मिनट ले लिए अभी तक इसी पेज में, और वो भी, और ये पेज अभी कितना हुआ, ये पेज यहाँ तक कल हो गया था, यहाँ से पूरे यहाँ तक आने में। अच्छा अपन एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर भी देख लिया, इसको भी अपन लगा नहीं सकते हो। ये एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। डेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया अपन ने, बहुत संघनित, मैंने कहा संघनित चीज़ें तो है ही हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला भी देख लिया अपन ने, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर भी देख लिया, फाइनल क्लॉक भी देख ली। हेडिंग्स हैं ये छोटी छोटी सी, ये छोटी छोटी हेडिंग्स इस चैप्टर को बनाती हैं। अपन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, फिर इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड। ये एक ही चैप्टर में एक ही पेज में 1 2 3 4 5 6 हेडिंग थी। अब अपन चलते हैं कैलोरीमेट्री पे, कोई बात नहीं बेटा, चैप्टर अच्छे से करो। अब आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है, क्योंकि चैप्टर बी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है।
इसको तो पता ही है, हीट गिवन हीट टेकन बराबर होती है। हीट कैपेसिटी के बारे में पता है, ज़्यादा वजह करेंगे नहीं। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बनाने में जितना टेम्परेचर लगे, तो Q बराबर MST होगा, है ना, MST, है ना। अब क्या होता है, रेस टेम्परेचर mkg/T। एम के जी कितने के भी mkg का। अब मोल का होता है तो क्या हो जाता, हीट सिर्फ हीट कैपेसिटी होता तो C = MS हो जाता, पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर, सिंपल सा बात है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट मास। एम स्पेसिफिक हीट है। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, ये तो इसने धोखा दिया मुझको। एस को ऐसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये अपने पास स्पेसिफिक हीट हो गई। सिर्फ हीट कैपेसिटी को बोलेंगे तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी को बोलेंगे तो यूनिट मास के लिए अगर बोले तो हीट कैपेसिटी हो जाती है, ठीक, और यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट मास के लिए बोले, ठीक है। टेम्परेचर रेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होगा, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, कम है। सही बात। जल्दी गर्म और ठंडा होने वाला, जैसे मैं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं जल्दी गर्म नहीं होता, वैसे ठंडा हो जाता हूँ लेकिन जल्दी। तो किसको ना एग्जांपल दी, जैसे मान लो डैश है। अब डैश अपने अपनी जगह से हिसाब से भर लेना। जैसे डैश है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, समझ में आ गई। तो वैसे ही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो जो है ना उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी, कम है भैया। और कोई है जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, तो क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैसी है, कम है। तो स्पेसिफिक हीट कैसी कम है, तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। स्पेसिफिक हीट कैसी है, कम है। क्यों है ऐसा, क्योंकि तेरी से जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, हाँ आ गया, लिख लिया तो आ ही गया तो। चलो अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर और टाइम का एक ग्राफ है अपने पास, नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पर भी नेगेटिव स्लोप ही है, S1, और ये अपने पास S2। तो S1 जो है वो ज़्यादा होगा, S2 वो कम होगा। क्यों, Q/Δt। टेम्परेचर देख, मेरी बात सुन ध्यान से, इक्वल टाइम में इसका टेम्परेचर कम हो गया और इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहा, तो सेम टाइम में जल्दी ठंडा हो गया। S2 की स्पीड कम है तो जल्दी ठंडा हो गया, सेम टाइम में जल्दी ठंडा हो गया, सेम टाइम में जल्दी ठंडा हो गया, सेम टाइम में जल्दी ठंडा हो गया। सेम टाइम में जल्दी ठंडा हो गया। ठीक है, ओके, तो मैंने सेम टाइम में जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है। ग्राफ से मैंने पहचानना सीख लिया, ये सारे सवाल करना अपने सीख लिए होंगे, तो ये चैप्टर अच्छे से हो गया अपना, कहानी खत्म। बहुत कुछ है पढ़ाने में चैप्टर से, अच्छा लेंदी चैप्टर वैसे, काफ़ी चीज़ यहाँ भी, काफ़ी चीज़ यहाँ भी, काफ़ी चीज़ें यहाँ भी करी, काफ़ी चीज़ें यहाँ भी करी, है ना। अब चलो यहाँ पे चलते कैलोरीमेट्रिक एक्चुअली कंसेप्ट।
एम्स का एक क्वेश्चन है देख, वो अपन थर्मोडायनेमिक्स में देख लेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। एट हाई टेम्परेचर एस बढ़ गया, देख एस हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया, एट हाई टेम्परेचर एस जो है वो बढ़ता है। पहले तो कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होता, पर हाई टेम्परेचर पे एस भी बढ़ जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे कांस्टेंट रहती है, पर हाई टेम्परेचर पे बढ़ जाती है, ऐसा बोला है इन्हें। मतलब ये कहना चाहिए ज़्यादा गुस्सा, देख स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे कांस्टेंट है मेरी, है ना, लेकिन अगर ज़्यादा कोई गुस्सा दिलाए, टेम्परेचर दिलाए तो गुस्सा दिलाएगा तो फिर शांति नहीं रहती। कोई गुस्सा दिलाता है ना, कोई गुस्सा दिलाता है ना, शांति नहीं रहती। गुस्सा दिलाए तो बढ़ जाती है। कोई गुस्सा दिलाए ना तो बढ़ जाती है। कोई क्या दिलाएगा, गुस्सा दिलाएगा अगर तो बढ़ जाती है। कोई गुस्सा दिलाए तो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई गुस्सा दिलाएगा तो बढ़ जाती है, ध्यान रखना, ऐसे याद करना है अपन को एक्चुअली में चीज़ें। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपन का मोलर हीट कैपेसिटी पर आ जाते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक मोल का टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगे उसे हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें साइंस का सिंबल का समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा मुझे। अरे यार क्या, छोड़ो। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इस पर तो ये मोलर हीट कैपेसिटी सी बता देंगे। ठीक है, सिर्फ हीट कैपेसिटी क्या थी, कैपिटल सी थी, अब ये स्मॉल सी आ गई। ये तो अपने अपने साथ देखें, लैंग्वेज में समझ जाऊँगा, लैंग्वेज और यूनिट समझ जाऊँगा तुम्हें, है ना। तो क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी, रेज 3 डिग्री सेल्सियस बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये याद करने वाली बातें हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब 1 केजी का टेम्परेचर बढ़ाने में 1 जूल एक केजी का टेम्परेचर बढ़ाने में 1 केल्विन डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, है ना। और फिर आइस की बात करते हैं। आइस में क्या होगा, 0.5 आइस का अगर बात करें तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस में क्या 0.5 और 1 कैलोरी 1 कैलोरी, है ना। स्टीम की कितनी है वो भी आती है, 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी जितना होता है 4.2 जूल होता है। ऐसा नहीं कि बाद में इसको याद करेंगे, अभी इसको ख़त्म करना है अपन को। तो देख चलो ठीक, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 है। आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी है, आधी है। स्टीम की स्पेसिफिक हीट कितनी है, आधी है। और 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, ये वाटर है और ये जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट स्टीम और आइस का है। स्टीम वाटर आइस स्टीम और वाटर अरे भैया चलो अब क्या है अपन, स्टीम और वाटर। तो मैंने समझ, ये डायग्राम से क्या समझ में आता है, डायग्राम से ये समझ में आता है कि तू वाटर नंबर 1 का चौंगू है। मतलब क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क तो पड़ा है भैया, फ़र्क तो पड़ा है। क्या पड़ा है फ़र्क, ये डायग्राम से याद रहेगा कि स्टीम का जो है वो वाटर का जो है ऊपर है, मतलब 1 है वाटर का, और स्टीम और आइस का आधा है, 1 और आधा वाली कहानी। ठीक है, बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तब इसका 4200 होगा। अपन को पता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 4200, तो 4200 का 2100 और 2100 रह जाएगा, ख़त्म। ठीक है,
लेटेंट हीट की याद कर रहे थे। देख इन्हें अभी तक 1 नंबर इससे नंबर क्यों डाल रहा है ये, पहले इन्हें स्पेसिफिक हीट बताई थी। हाँ तो किसी स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, 1 kg का मास 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, है ना। हीट कैपेसिटी तो नॉर्मल है, कोई बात ही नहीं है ना। फिर मोलर हीट कैपेसिटी बताई, फिर ने इन्फॉर्मेशन दी एक्चुअली में किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की दी इन्फॉर्मेशन, तो उसी से काम चलेगा अपना। एक होती लेटेंट हीट, एक होती स्टेट चेंज करने वाली हीट, एक होती स्टेट चेंज करने वाली, स्टेट चेंज कर देती, एक होती है अपनी टेम्परेचर बढ़ाने वाली। तो वो टेम्परेचर बढ़ाने वाली क्या, ये स्टेट चेंज करने वाली नहीं है, ये स्टेट चेंज करने वाली है। Q बराबर एम एल, Q बराबर एम एल, Q बराबर एम एल, ये क्या है, स्टेट चेंज करने वाली हीट है। ठीक, स्टेट चेंज कर देती है हीट। तो देखो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, है ना। तो आइस के लिए 80 किलो कैलोरी और स्टीम के लिए 540। आइस के लिए 80 कैलोरी और स्टीम के लिए 540। ये कैसे याद रखेंगे, कुछ याद रखनी पड़ेगी, ऐसे लिख काम करो। कौन है, आइस है ना, आइस के लिए 80, स्टीम के लिए 540। 80 किसके लिए है, आइस के लिए, और 540 किसके लिए, स्टीम के लिए। ठीक, तो 80 और 500 तो 80 और अपने पास 540, 80 और 540, 80 और 540। चलो 80 और 540, 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 80 और 540। 80 क्या है, लेटेंट हीट है आइस की, और स्टीम की कितनी है, 540 है। तो ये ध्यान रखना वाली बातें हैं भैया, रखने पड़ती हैं ध्यान को। टेम्परेचर टाइम की बात करते हैं अपन, टेम्परेचर टाइम ग्राफ की बात करते हैं। क्या होता है देखो, अरे यार सिंपल सा है। तो पहले MSC लेकर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर वाटर बनने लगे, बर्फ़ से वाटर बनने लगे तो ML ले लिया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर ML ले लगा, स्टीम बन गया, फिर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा धीरे से। ठीक, तो ये चीज़ है। अब देखो, वाटर कांट एग्जिस्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, आइस कांट एग्जिस्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस बोथ कैन एग्जिस्ट, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर ओनली पॉसिबल एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर गया मतलब सब पानी हो गया, 0 से नीचे सब आइस रह गया। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है वैसे बात, है ना। सर का MR स्टार भी बहुत लॉजिकल है। क्या है लॉजिकल, इनने क्या बोला है, ये तो मेरे को पता है। और देखिए बर्तन बना, एक बर्तन बना, ठीक है, ये बर्तन पेंटिंग अच्छी करी ना। हाँ, अब देख, मान लो ये पानी है, ये क्या है, पानी है। अगर पानी दिख रहा है, तो पक्का टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर पक्का 0 से कम तो नहीं हो सकता। 0 से कम में वाटर कांट एग्जिस्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 0 या 0 से ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जो है या 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 0 से ज़्यादा होगा, या तो 0 से होगा ही होगा या 0 से ज़्यादा होगा। किसी बर्तन में, किसी भी बर्तन में, किसी भी, इसमें नहीं, किसी भी बर्तन में अगर आइस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर क्या दिख रहा है, आइस दिख रहा है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है। अभी देखो ये कहाँ घूमते रहते हैं यार, समझ में नहीं आता मुझे। किसी बर्तन में अगर क्या दिख रहा है, आइस दिख रहा है। मान लो यहाँ पर आइस है, चमकता हुआ आइस दिख रहा। तो आइस होने का मतलब ही है कि इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। 0 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर 0 से ज़्यादा होता तो ये आइस थोड़ी होता। लेकिन अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है अपने पास, दोनों ही प्रेजेंट दिख रहे हैं अपने को, कहीं दोनों ही, भैया दोनों ही चीज़ें हैं कहीं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहीं दोनों प्रेजेंट दिख रहे हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है। अब वहाँ क्या गड़बड़ है बता दे रहा, देख वहाँ ये गड़बड़ होगी कि दोनों प्रेजेंट, बर्फ़ भी है भैया और पानी भी है, तो दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब पक्का
टेम्परेचर जो है वो 100% 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इससे ना तो ऊपर हो सकता है वरना नीचे, क्योंकि पानी है तो जीरो से कम हो नहीं सकता, बर्फ़ है इसका मतलब 0 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इसका 100% 0 ही होगा। ठीक, तो ये वाली बात है, ध्यान रखना है अपन को, ये वाली बात ध्यान रखना है, ये वाली बात ध्यान रखना है, ये वाली बात ध्यान रखना है। ठीक, ये पूरा का पूरा बॉक्स ही ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता अलग से यार। बारी ख़त्म हो गई सारी। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं कहाँ, वाटर। तो ये सारी कहानी मास्टर लिख ली। स्टीम प्लस वाटर, इसमें लिखा है स्टीम प्लस वाटर मिक्सचर ओनली एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। अपना आत्मसात कर रहे हैं अपने हर एक वर्ड को अपने आत्मसात कर रहे हैं दिमाग में घुसा रहे। स्टीम प्लस वाटर अगर मिक्सचर है ओनली एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम वाटर का मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो सकता है। अब कोई बर्तन है तुम्हारे पास, मान लो एक बर्तन अपने पास है, उस बर्तन में स्टीम है, उस बर्तन में क्या अपने पास बहुत सारी स्टीम है, और उसी बर्तन में अपने पास पानी है। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर 0 या तो 100 होगा या 100 से ज़्यादा होगा, और पानी है, पानी 100 से ज़्यादा पे रह ही नहीं सकता कभी, है ना। पानी 100 तक ही रहता है, 100 के बाद पानी खत्म होने लगता है। लेकिन 100 पर 100 से ज़्यादा पानी हो नहीं सकता, स्टीम 100 से कम में हो नहीं सकती। तो इनका मिड टेम्परेचर दोनों समझौता कितने पे करेंगे, दोनों टेम्परेचर समझौता करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे। इसका पक्का ऐसा होगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो इतनी सी बातें थी नाजुक नाजुक, और कुछ स्पेशल केसेस हैं। इस चैप्टर को बना देंगे, ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक, चलो अगली बार जब इस पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा पंचायत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं है, क्योंकि मैं नोट बनाया जब भी सही से करा था, और अब तो फिर और ज़्यादा। चलो अब आ जाओ कहाँ, क्वेश्चंस। अब तो क्वेश्चन ही आएंगे डायरेक्ट, जितनी बातें मैंने करी हैं अभी तक, ये तो अपने समझ में आ गई, इतनी बातें मैंने करी हैं, हो गया काम। अब तो क्वेश्चन ही आएंगे। अपन ने देख लिया कि हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है ना। टेम्परेचर का प्रभाव देख लिया, फिर अपन याद कर ली वैल्यूज़, फिर अपन ने ये फील भी दे ली दोनों। अब तो सवाल ही सवाल बचे, प्रिंसिपल कैपेसिटी सवाल ही सवाल बचे यहाँ पे, पूरे सवाल ही देख। और कुछ केसेस और कुछ सवाल, बस खत्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया। सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं अपने पास। मुझे लगता है ये थर्मोमीटर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये हो जाएगा, तो वो ठीक है, फील के साथ कर रहा है, ठीक रहेगा। तो मैं कर लूँगा खत्म, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लेंगे अपन। अब देख 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 10 ग्राम पानी से उसको मिला दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस पर, देन मास ऑफ द वाटर इन मिक्सचर इज। एक बार बताओ, ये पहले आइस पिघलेगा, तो पिघलने के लिए MST लगेगा, तो 10 टेम्परेचर कितना कम होगा 10 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी ये पिघलेगा मतलब ये पानी बनेगा, तो ml लेगा, तो m मतलब 10 और l मतलब होता है इसका 80, आइस का 80 था। हाँ 800 जूल ले ली हीट, हाँ ठीक है, 800 जूल हीट क्या करेगा, ये ले लेगा और पिघल जाएगा। ठीक है, वाटर कितनी रिलीज़ करेगा 10, 0 तक आने में 10 जो है 40 कम करेगा, तो 400 हीट रिलीज़ कर रहा है पानी सिर्फ, और ये 800 जो है वो रिलीज़ करेगा। पर रिलीज़ करेगा कौन, बर्फ़ या पानी। 400 की हीट लेकर आधा ही बर्फ़ पिघल पाएगा, आधा बर्फ़ बचा रहेगा, 5 ग्राम बर्फ़ बचा रहेगा यानी कि। ठीक है, हीट लेनी है, सोर्स तो होना चाहिए, पानी सोर्स था। 5 ग्राम जो है वो पानी बन पाएगा 5 ग्राम, और 10 ग्राम ये पहले से था, तो 15 ग्राम पानी हो जाएगा अपने पास। ठीक, अच्छा सवाल था, हो गया। लेकिन अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देखो क्या है, वही हीट लॉस हीट गेन अभी तो मैंने देखा था। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर की बात कर रहे हैं। M1 S1 T1 M2 S2 T2 से मिलाया जाए तो M1 प्लस M2 और T मिक्स टेम्परेचर कुछ मिक्स कहा जाता है। M1 प्लस M2 और टेम्परेचर मिक्स कहा जाता है। देखना पड़ेगा। देखो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर
व्हेन द टू लिक्विड्स ऑफ मास स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर का मिक्सचर ये है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसको, M1S1T1। ये डायमेंशनली साफ साफ दिख रहा है, करेक्ट है, डायमेंशनली साफ साफ दिख रहा है, करेक्ट है क्या भैया, T MS तो कट जाने वाले हैं। हाँ, दूसरी बात, टेम्परेचर क्या होगा, टोटल हीट अपॉन Q बराबर क्या होता है, MST होता है, ठीक है, होगा Q अपॉन MS होगा, तो Q टोटल हीट अपॉन टोटल MS, तो हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ MST अपॉन MS। दिस वुड बी मोर करेक्ट फॉर्मूला, मतलब अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर सा, समेशन ऑफ MST अपॉन MS, समेशन ऑफ MST अपॉन MS, वहाँ भी MS का समेशन ही होने वाला है। तो उसके एक सीधे से सवाल भी दिया था सर ने, तो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब देख, आइस एंड वाटर, m ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद W ग्राम ऑफ वाटर एट 3 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्वेश्चन आता है कि m ग्राम आइस है भाई साहब, उसको अपन 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसको किसी W ग्राम वाटर से मिला दिया 3 डिग्री सेल्सियस पे। ब्रिंग बोथ आइस एंड वाटर एट कॉमन टेम्परेचर एंड सेम फेस, दोनों को अपन एक सेम फेस में कॉमन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आओ, हीट कंपेयर करो, हीट कंपेयर करके आंसर देखो। अब देखो रिक्वायर्ड क्या है, Q बराबर ml, क्यों, क्योंकि बर्फ़ को पिघलाने के लिए ज़रूरी है और पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है, MST ज़रूरी होता है। m ग्राम आइस मेल्ट इनटू m ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सप्लाई अगर WT यानी MST इतनी हो पाई तो ये काम हो जाएगा, पर अगर नहीं हो पाई तो कम हो पाएगा और उसी रेशो में काम हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि ml, मान लो ml चाहिए लेकिन ml का हाफ़ ही अगर आ पाया तो हाफ़ काम हो जाएगा, हाफ़ बचा रहेगा, पानी उस हिसाब से बचा रहेगा, रेशो में बचा रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है भैया। इसको मैं लिखूँगा यहाँ, देख मैं लिख दे रहा, यहाँ लिख दे रहा, जितना ml चाहिए, जितना ml चाहिए उतना पानी से नहीं मिला तो, उतना पानी से नहीं मिला तो, नहीं मिला तो उतना पानी से नहीं मिला तो बर्फ़ कम पिघलेगा सर नीचे सर, जितना ml पानी से चाहिए उतना नहीं मिला तो क्या होगा, बर्फ़ कम पिघलेगा, सिंपल सी बात है। बर्फ़ क्या हो जाएगा, कम पिघल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कम पिघल जाएगा, आधा से आधा मिला तो आधा पिघल जाएगा, ऊपर वाला सवाल देखा था अपन ने चीज़, कोई ज़रूरी थोड़ी है जितना चाहिए उतना ही पिघले, कम भी पिघल सकता है, ठीक है। तो इतना सा कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करो, काम खत्म करो। ठीक, ml अगर WT के बराबर है तो टेम्परेचर मिक्स जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, पूरा का पूरा पानी जो अपने पिघल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कहीं भी चेंज नहीं होगा, और जो वाटर है पूरा का पूरा W और M प्लस हो जाएंगे, सिंपल सा। दूसरा केस, सारे केस में कन्वर्ट कर दिए सारे सवालों को सर ने। मान लो ml ज़्यादा है, कम सप्लाई हो पा रहा है तो कम पिघलेगा, कितना पिघलेगा, रेशो में पिघलेगा, तो जब WT है डिवाइड बाय L, तो कितने सेट हैं अपने WT पर, कितने सेट हैं L के, एक सेट, दो सेट, कितने सेट, उतने सेट में जो M है वो पिघल जाएगा। कंपेयर कर दिया और M डैश निकाल दिया। अमाउंट ऑफ आइस, जो भी बना, जो जितना भी पिघला उस को अपन माइनस कर देंगे, आइस इतना बचेगा। अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड हो जाएगा पानी में, ठीक, ऐसा करना है आपको सिंपल सा, तो मैंने वही वाली आता है। और तीसरा, अगर मान लो ml जो है वो कम रह गया, WT ज़्यादा है, तो पिघलने के बाद टेम्परेचर अब क्या होगा, कम भी होने लगेगा, पानी ही रहेगा, मतलब ये है कि जो हीट है वो ज़्यादा मिल चुकी थी, अगर हीट ज़्यादा मिल चुकी थी तो पानी ही पानी रहेगा उसमें, और कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, पूरा का पूरा पानी बन जाएगा, पूरा हीट के पूरा आइस पानी बन जाएगा,
ये तो ठीक है, पूरा आइस पानी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए गुंजाइश रहेगी, तो टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे। कैसे बढ़ाएंगे उसको देखते हैं अपन ने मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर देख लिया ना। पूरा आइस जो है पानी बन जाएगा, और गुंजाइश भी रहती है, फिर भी गुंजाइश रहती है पिघलने की। अच्छा हाँ, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूँ। देख, अब बर्तन में पानी पानी है, हाँ, लेकिन गर्मी अभी भी बची है, तो गर्मी टेम्परेचर बढ़ाएगी ना। हाँ, तो गर्मी कितनी बची सबसे पहले, तो एम डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू में जितना डिफरेंस होगा उतनी गर्मी बची, उसको मास से डिवाइड कर देंगे, उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गर्मी अपॉन मास, कितना बढ़ेगा, गर्मी अपॉन मास, जितनी गर्मी बची, गर्मी जितनी बची है अपन मास, क्योंकि मास तो टोटल ही है आपके बार अपने पास, गर्मी अपॉन मास, गर्मी अपॉन मास, टोटल गर्मी जितनी बचेगी अपने पास वो पूरा। ठीक है, गर्मी अपने पास अब बची है ना, तो पूरी गर्मी और टोटल मास देखना है अपन को। ठीक, चलो भैया, मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्टीम। अब देख, आइस और स्टीम को अगर मिला दिया जाए, अपने पास एक बार आइस और एक बार स्टीम है, हाँ, उनको मिला रहे हैं अपन अब। हाँ, एक बार बता, स्टीम का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस रहता था, हाँ, और जो वाटर आइस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अपोजिट है एक दूसरे से। तो अपने पास 10 मिनट बचे हैं, इस चैप्टर को तो क्लोज कर ही दें शायद अपन। तो अपन ने क्या करा, देख, अपन ने पूरा पेज सॉल्व किया ऊपर वाला, फिर अपन ने पूरा कैलोरीमेट्री वाला पूरा ये पेज पूरा सॉल्व कर ही लिया। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी इसमें, अच्छी बात भी, ये पूरा पेज सॉल्व करना है अपन लगातार अभी भी, है ना। फिर अपन ने ये पूरा सॉल्व किया, अब ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं, और बस ख़त्म ही हो जाएगा ये पेज के बाद। हाँ ठीक है, देख ले रहे हैं। आइस और वाटर की बात करते हैं, चलो आइस और स्टीम की बात करते हैं। देख, एक बात बता, अगर तुझे ml मिल जाए, ml मतलब समझ रहा है, ऐसे बर्फ़ पिघला तो ml 80 m है, हाँ, वो हीट रिक्वायर्ड है, अगर बर्फ़ पिघल जाएगा उसी जो रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टीम तो बहुत ज़्यादा दे सकती है ना। चलो भैया, अब आ जाओ कहाँ, तो ये वाली कहानी मैंने देखी, स्टीम की कहानी जल्दी देख ले रहे हैं, है ना। स्टीम कहानी कैसी है, देखो, Q बराबर ml और ये 80 हो गया। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई Q बराबर WL और WS डेल्टा टी। देख, अब डिमांड किसकी है, डिमांड है ml की है, लेकिन मिलने वाला क्या है, मिलने वाला स्टीम से WL भी मिलेगा, मतलब ml ही मिलेगा मान लो, और फिर ml मिलने के बाद पानी बनने का उसका टेम्परेचर कम होगा तो MST भी मिलेगा। बहुत सारी हीट मिलने वाली है मतलब, है ना। जो हीट भी मिलेगी अपन को, वो हीट बर्फ़ को तो पिघला देगी, ये बात तो पक्की है। उसके बाद बर्फ़ को पिघलाने के बाद वो पानी भी बना देगी, उससे पानी बनाने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा भी देगी वो, है ना। बस ये देखना है कि स्टीम रहेगी अपने पास फाइनल में, जो पानी बना है वो स्टीम भी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, या फिर पानी रहेगा सब कुछ, बर्फ़ तो हट जाएगी, ये बात तो पक्की है। इसे देखना है, तो देख, सिंपल सी बात है, अगर Q सप्लाई Q रिक्वायर्ड के बराबर भी हुआ, तब भी जो है आइस, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ स्टीम रहता है मतलब, और टेम्परेचर मिक्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो टेम्परेचर कितना रहेगा अपने पास, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एक बार बता, मास ऑफ आइस जो है वो 8 गुना ज़्यादा भी होगा, और मास ऑफ स्टीम कितना होगा, 1 भी होगा, मतलब समझ रहा है। ये है मतलब कि 1 ग्राम आइस भी 8 ग्राम बर्फ़ को पिघला सकती है। अच्छा हाँ, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर देगी उसका। थोड़ी सी स्टीम भी ज़्यादा हो गई ना, तो 0 से ज़्यादा टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगा। हाँ, टेम्परेचर 0 पे आ जाएगा, हाँ, टेम्परेचर 0 पे आ जाएगा, बर्फ़ पूरा पिघल जाएगा। ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है, बर्फ़ पूरा पिघल जाएगा, 0 पे टेम्परेचर आ जाएगा, हाँ, लेकिन 0 पे ही आ पाएगा, वो ध्यान रखना। 0 से बढ़कर वो पानी का 100 की तरफ नहीं जा रहा पानी, है ना, ध्यान रखना, अभी नहीं जा रहा। ठीक है, फिर तो ये 0 से 80 लेकर वो पानी बना, पानी से 100 लेकर
स्वयं लेकर वो वाटर बना। वाटर से अब क्योंकि ये वाटर है, स्टीम जो है ना वो 540 हीट देता है और वाटर बना देता है। तो 180 पानी तक आया और यहाँ पर 540 से पानी पर गए। तो ये आइस और वाटर का जो वेट है वो 3:1 है। आइस और वाटर का वेट जो है वो कितना है? 3:1। वाटर का वेट है आइस और वाटर। ये आइस ऑफ स्टीम का था 8:1। कुछ हमारे स्टार सर ने बताया था, समझ में आया था जब तो मुझे, लेकिन अभी थोड़ा धुंधला लग रहा है मुझे। देखता हूँ यहाँ समझ में आता कि नहीं। देख हमारे स्टार, अगर टेम्परेचर ऑफ देख अगर स्टीम एक भी है, सब में एक ही है जो कि, और आइस एक है, बराबर है, तो पक्का है कि स्टीम जीतेगी। स्टीम दुगनी है, अगर दुगना बराबर है तो भी स्टीम जीतेगी, तिगना है तो भी स्टीम जीतेगी। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के लिए तो स्टीम ही, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पे जब करा था तो स्टीम तो 3 गुना चल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 8 गुना चल रहा है, यानी बर्फ़ को 8 गुना होना पड़ेगा। अच्छा अब मुझे समझ में आ गई कहानी पूरी तरीके से सारी। सॉरी, आई एम वेरी रियली सॉरी बता रहा हूँ। देख स्टीम है, अगर सेम हुए तो स्टीम जीतेगी, 2 गुना हुआ तो स्टीम जीतेगी, 3 गुना हुआ तो स्टीम जीतेगी, 4 गुना हुआ तो कौन जीतेगा? 4 गुना हुआ तो फिर बीच में रहेगा, 5 गुना हुआ तो बीच में, 6 गुना हुआ तो बीच में, 7 गुना हुआ तो बीच में। लेकिन अगर 8 गुना हो गया तो फिर आइस जीत जाएगा, 9 गुना हुआ तो आइस जीत जाएगा। इतनी कहानी है। ओके, तो 2 रेशो अपन ने इसलिए याद रखे हैं वाले। एक जब आइस जीतता है और एक बार जब स्टीम जीतती है। हाँ तो भैया देखिए, इस केस में तो स्टीम जीत जाती है। टेम्परेचर में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 तक, 3 से कम में नहीं हो पाएगा, नहीं 3 से कम तो हो जाएगा, 3 से ज़्यादा में नहीं हो पाएगा। और 8 तक आइस जीत जाता है, यानी 8 तक पहुंच गया फिर तो आइस जीत ही जाएगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो देख लो आप, सिंपल सा लिमिट है, ज़्यादा है 8 से ज़्यादा है या 8 है तो 0 डिग्री सेल्सियस, 3 या 3 से कम है तो 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल से एक लाइन लिख ले रहे अपने, 8 से ज़्यादा है, 8 या 8 से ज़्यादा है तो बर्फ़ ज़्यादा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, बर्फ़ कम है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 3 या 3 से कम है तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। 8 से ज़्यादा है तो 0 डिग्री सेल्सियस और 3 से कम है तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो ये अब क्या बोल रहे हैं ये? 200 ग्राम आइस था, 200 ग्राम अपने पास क्या था? आइस था, -20 डिग्री सेल्सियस पे। मिक्स विद द 500 ग्राम वाटर पे मिला दिया, आधा किलो पानी से -20 डिग्री सेल्सियस पे। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर अमाउंट ऑफ वाटर। तो कितना चाहिए इसको? चाहिए कम से पहले तो इसको MST मतलब 20 × 200 इंटू अब इसका स्पेसिफिक हीट पानी का कितना होता है? आधा ही होता है। हाँ, इतना अपने पास रिक्वायर्ड है। हाँ, आ कितना रहा? आएगा 500 × 20, 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3, रिक्वायर्ड कितना है? सिर्फ 2000 का। आएगा कितना? 1 2 3 4, 10,000 का आएगा, 2000 का रिक्वायर्ड है। अभी कहाँ रिक्वायर्ड? ये तो बर्फ़ आया, अभी तो बर्फ़ 0 पे आया है। बर्फ़ पानी बनेगा
हाँ, तो ml यानी 1600 और चाहिए अभी तो। 3600 की ज़रूरत है। हाँ, 3600 की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हीट नहीं निकल रही क्या? 16,000 निकल रहा है यहाँ, समझ रहे हैं? ये कितना है पता है? 200 इंटू 80, 8 16, 16,000। उससे वैसा निकल रही, कुछ नहीं होने वाला, सारा बर्फ़ ही रहेगा। देख, MSTML 2000 और 16,000, तो कितने हो गए? 18,000। 10,000 निकल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं होने जाना। तो Q1 जो है ज़्यादा है, हैंस कंप्लीट आइस विल नॉट मेल्ट एंड आउट ऑफ 1000। अजी कोई बात है, आउट ऑफ 10,000 में से 2000 तक तो टेम्परेचर कम लाने के लिए लग रही थी। 2000 तो वहाँ खर्च हो गई, 8000 बची। अब 16,000 में से 8000 खर्च करने में लगी, तो आधा पिघल जाएगा मतलब कुल मिला के। तो आधा तो पिघलेगा, हाँ आधा पिघल जाएगा। तो 100 ग्राम आइस विल मेल्ट, तो पानी बढ़ के 600 हो जाएगा और बर्फ़ कम होके 100 हो जाएगा। समझ गए? हाँ समझ। पहले स्टेट चेंज होता है, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा क्वेश्चन था और हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन PYQ में भर के आए हैं बेटा। और ये बुक से अच्छी बुक तो मुझे लगती नहीं यार, मस्त बुक है एक तो। चलो अब आ जाओ कहाँ? 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। 5 ग्राम ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस मिक्सड देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये बता 5 ग्राम को कितना चाहिए? आइस है, वाटर है, वाटर, और आइस कितना है? -20 पर है, तो आइस को कितना चाहिए? 5 दूनी ये लीडिंग टू आधी होती है नहीं, MST। एस तो उसका आधा होता है, हाँ। तो 10 तो 5 50, सिंपल 50 किलो हो पाएगा, ठीक है। और ml 8.40, 400, 450 रिक्वायर्ड है। लेकिन मिलेगा कितना अपन को? सिर्फ 1,500 मिलेगा, कम है मतलब 1,500 भैया। 1,500 का MST नहीं ml, तो MST 30 है T, और S कितना है इसका? 1 है। 5 या 15, 150 है ना? हाँ, एक मिनट थोड़ा सोच लेना इस सवाल पे ज़रा। 5 ग्राम आइस वाटर, 5 ग्राम आइस एट -20 पर है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20 इंटू आधा, तो 50 MST प्लस ml, तो 5 8 जा 40 और 0 उसका और लगता है 450 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सप्लाई कैसी है? अब देखो सप्लाई कैसी है। सप्लाई है ml, ये सप्लाई है MST, तो 5 S कितना है? 1 होता है S तो, ठीक कितना है? 30 है। 5 या 15 और 0, तो कहाँ से, कौन से मुँह से बोल रहा है? उल्टा लग रहा है मुझे तो ये सिस्टम। सप्लाई वो कम है, तो टेम्परेचर मिक्स जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। बहुत सी जगह गड़बड़ थी यार इसमें, तो अलग सही कर लिया अपन ने, कंसेप्ट आता है तो। चलो ये कंसेप्ट हमने पढ़ाए थे, सही पढ़ाए थे, फालतू बात नहीं। चलो अब आते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वो लिक्विड उतना ही हीट लेगा रिलेटिव टेम्परेचर राइस के लिए जितना वेट ग्राम वाटर ले रहा है। अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि अपन ने रिप्लेसमेंट कर दिया भैया। वाटर नहीं था तो वाटर जितना कोई लेने वाला रख दिया वहाँ पर, है ना। वाटर जितना कोई ले ले उतना रख दिया अपन ने। पानी अगर होता तो कितना लेता है ऐसे, ठीक। पानी अगर होता तो कितना लेता, ऐसे बोल दिया। पानी होता तो कितना लेता, पानी होता तो कितना लेता, ठीक, ऐसे बोल दिया।
तो आपको उस लिक्विड को ना एज्यूम करके वाटर को एज्यूम कर लेंगे, सिंपल सा बोला ना उसने। तो वाटर की तरह ट्रीट करना है उसे, ठीक है। उतने ग्राम अपन वाटर मान लेंगे, वाटर है भैया, वाटर इक्विवेलेंट अगर दिया है तो उतने ग्राम अपन वाटर मान लेंगे। वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम है तो अपन मान लेंगे 55 ग्राम वाटर है, और 55 ग्राम को 40 से इंटू करके 2200 कैलोरी। तो वाटर ग्राम इक्विवेलेंट को अपन क्या मान लेंगे, ऐसे लिखते हैं, जितना वाटर इक्विवेलेंट दिया है, जितना वाटर इक्विवेलेंट दिया है उतना वाटर मान, ठीक है। अपने आप को जितने की जरूरत नहीं है, जितना वाटर इक्विवेलेंट दिया उतना वाटर मान, ठीक है। जितना वाटर इक्विवेलेंट दिया उतना वाटर इक्विवेलेंट, जितना वाटर इक्विवेलेंट दिया उतना वाटर मान ले, 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 जितना वाटर मान ले, ठीक है। ओके, अब जाओ कहाँ अपन, यहाँ। साठ मिनट हो गए हैं और अपन ये चैप्टर क्लोज भी होने वाला है जस्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है सर ने एक, तो उसका आंसर के लेके छोड़ दे रहे हैं अपन, क्यों होना जाना तो अपन से वैसे भी नहीं है। अरे हो जाए, मजा कर, देख कुछ नहीं, ये बुलेट है जिसका ये दिखा है ना, ये एनर्जी रिड्यूस मास वाली एनर्जी रोटेशन मोशन में अपने देखा था, रिड्यूस मास वाला कंसेप्ट, तो हाफ एम रिड्यूस मास एम एम वाई एम प्लस एम रिड्यूस मास प्रोडक्ट बाय सम इंटू वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर, और एक्स परसेंटेज, जो इतना परसेंट ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा, सिर्फ एक्स परसेंट वो एम एल में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, एम एल में, मतलब पिघलाने में, किसी चीज़ को, बर्फ को पिघलाने में, किसी चीज़ को पिघलाने में, तो वो वहाँ पे यूज़ कर दो, खत्म, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरा आइस फॉर्मेशन की बात करते हैं, आइस फॉर्मेशन क्या होता है, लेयर बाय लेयर आइस बनता है, तो उसका जो है ना एनालॉजी से अपन कर सकते हैं। एनालॉजी कैसे कर सकते हैं, एक्स 0 to x, फिर x to 2x, 2x से 3x जाने में ये t और 5t वाला टाइम लगेगा। दूसरा 0 to x, 0 to 2x, 0 to 3x जाएंगे, तो ये t, 40 और 90, ये एनालॉजी है किसकी, डिस्टेंस। आज अपन ने देखा था डिस्टेंस वाला वो वाला सिस्टम भी, तो डिस्टेंस की एनालॉजी है, डिस्टेंस की एनालॉजी, ठीक, डिस्टेंस की एनालॉजी है। ओके, तो डिस्टेंस की एनालॉजी अपन देखी थी, वही है, सिंपल, ठीक है। सारा चैप्टर अपन ने क्लोज कर लिया। अपन चाह रहे थे कि अपना वाला चैप्टर भी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अपन सारे इंपॉर्टेंट केस, सारी इंपॉर्टेंट बातें बहुत डिटेल डिस्कस करी, सारे सवाल भी देख लिए। अब हीट ट्रांसफ़र की हम बात करें तो वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, अलग ही चीज़ है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन अपन ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर का और रेजिस्टेंस का पढ़ लिया है, तो और करंट के बारे में भी पढ़ लिया है, तो एनालॉजी से ही बना था ये सब सेक्शन, तो हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले नए होंगे तो देख लेंगे, 1, 2 और 3, कल ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा पूरे 3 पेज का। 3 पेज का क्यों, अपन तो सोच रहे हैं कल KTG का भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वही सब 7, 8, 9 ये 9 पेज और 10, 11, 12 पेज अपन पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद ही फिर इसका किसी और सेक्शन को रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए है ना, क्योंकि ये पहले अपन हर बार निगलेक्ट करते जाते हैं। अब क्या निगलेक्ट नहीं करना, कोई भी एक सेक्शन निगलेक्ट नहीं करना। 101% अपन को फिजिक्स के पूरे नंबर लेके आने, कम से कम मेडी से जितने क्वेश्चन आएंगे वो पूरे मैं सॉल्व करके आऊँगा। ये मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे नहीं पता क्या DPP होती, करेंगे सॉल्व करेंगे, PIQ क्या होते हैं मुझे नहीं पता, करेंगे लेकिन सॉल्व फिर भी कर लेंगे, इन्हीं को सॉल्व करेंगे। आप टेस्ट आ जाता है, वैसे टेस्ट जितने हो सकता है देंगे, टेस्ट में जितने क्वेश्चन आए सॉल्व करेंगे, लेकिन मेडी जी को करने के बाद मेडी जी के बेसिस पर करेंगे। मतलब मेडी जी करी है तो DPP बननी चाहिए, मेडी जी करी है तो PIQ बननी चाहिए। लेक्चर तो ऑब्वियसली बात लिए ही है, तो मेडी जी बनने के बाद BDP करनी चाहिए, मेडी जी करने के बाद PIQ बननी चाहिए, और टेस्ट भी सारे बनने चाहिए। और पेपर में भी क्वेश्चन आया मेडी जी से छोड़ूंगा नहीं, 100% नंबर लेकर आऊँगा मैं, 170 में से 170 बताऊँगा कि हाँ देखो आई हैव डन, सॉरी 180 में से 170 लेके आऊँगा। और बाकी तो कोई सब्जेक्ट नहीं, बायो की बात नहीं कर रहा, बायो में पूरे नंबर लेके आने ही है मुझे, है ना। और केमिस्ट्री में भी बात करें तो मुझे
80 में से 180 नंबर ही लेके आने केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। मैं ऐसे पावर दिखा दूँगा, आप दिखा कर में। चलो ये देखते हैं।